हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दैट इज क्रिक्स कोर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 10th बोर्ड्स के लिए पर्टिकुलरली केमिस्ट्री होती है उसके लिए बेस क्या होना चाहिए तुम्हारा स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, वैसे जितने भी 2-3 तुम्हारे चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर है, अगर तुम अपना बेस क्लियर रखो तो तुम बाकी सब कुछ ईजिली कवर कर सकते हो। तो बेस में हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें करनी चाहिए, है ना, जिसपे तुम्हारी ग्रैस्प होनी चाहिए अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है अल्टीमेटली बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 4-5 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो तुम्हें कवर करने की जरूरत है अपना बेस क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 1 to 10 जो एटॉमिक नंबर है वहां तक के एलिमेंट्स को याद करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ग्रुप्स की ट्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। मैंने भी प्लेलिस्ट बना रखी है एक पीरियोडिक टेबल ग्रुप ट्रिक्स करके, उसको भी देख सकते हो तुम। बाकी कहीं और से भी अगर तुम चाहो तो इन ग्रुप्स की ट्रिक्स को याद कर सकते हो ताकि तुम पीरियोडिक टेबल को इजीली याद रख पाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पे तुम उसको अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कि 1 to 10 तक तुम्हें याद करना है, बाकी ट्रिक की हेल्प से तुम्हें एलिमेंट्स को याद करना है। देन उस पीरियोडिक टेबल को जो तुमने ट्रिक की हेल्प से सीखी है उसको प्रैक्टिस करना है लिख के। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये आती है कि तुम्हें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है और इनके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले जैसे कोई एलिमेंट यहाँ पे ए ये हमने लिया है, तो इसके जो नीचे लिखा है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर और जो ऊपर लिखा है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि मास में आता है माँ, यानी माँ को हम कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, यानी जो ऊपर वाला होगा वो एटॉमिक मास होता है एंड नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर ज्यादातर केस में बात करूं कि तुम्हें अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो तुम एवरेज लगा सकते हो कि उसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट डबल होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 2 तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो ऑलमोस्ट 4 होगा। ठीक है, ये तो होगी इवन के केस में। लेकिन अगर ओड के केस में बात करें तो जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 3 को पहले डबल करें एंड देन उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएंगे 6 प्लस 1 कर देना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7। अगर तुम्हें ये ओड इवन वाली बात याद नहीं रहती है तो तुम एवरेज आउट भी कर सकते हो कि डबल के ऑलमोस्ट ही होता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके भी तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट आता है। इसके बाद बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास के थ्रू तुम कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी देख सकते हो कि कितने हैं किसी एलिमेंट के अंदर। तो जैसे कोई एटम होता है उसके अंदर 3 यहाँ पे चार्जेस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन पे। ठीक है, ये N4 न्यूट्रॉन, N4 न्यूट्रल होता है। तो तुम कैसे यहाँ पे इन चीजों को यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख सकते हो ये बताती हूँ मैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होंगे किसी एटम में उतने ही वहां पे प्रोटॉन्स भी होंगे अगर ग्राउंड स्टेट में बात करें नॉर्मल कंडीशंस में, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, यानी जितना एटॉमिक नंबर है किसी का उस एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एंड उतने ही प्रोटॉन होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट ए के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 4 है तो मैं पूछूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे एंड प्रोटॉन भी इसमें 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में तुम्हें क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है एंड हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उस एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब मास बड़ा होता है एटॉमिक मास, मैंने बताया था क्योंकि एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है, तो हमेशा बड़े वाले में से ही छोटे वाले को माइनस करना होता है, तभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद आते हैं थर्ड टॉपिक पे जो तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड है हाउ प्रोडक्ट फॉर्म्स इन रिएक्शंस, कि रिएक्शंस के अंदर कैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ए है ना, वो ए के ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ए बी की फॉर्म में प्रेजेंट है कोई या फिर सी डी की कंपाउंड्स की फॉर्म में, तो उनमें ऐसा होता है कि जब ब्रेक करते हैं तो एक पे आ जाता है प्लस और दूसरे वाले पे आता है माइनस। ऐसे ही सी डी यहाँ पे लिखा है जैसे, तो इसे ब्रेक करेंगे तो एक पे होता है प्लस दूसरे पे होता है माइनस।
तो इस केस में क्या होगा कि ये प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ चला जाएगा, जैसे ए चला जाएगा डी के साथ एंड बी चला जाएगा यहाँ पे सी के साथ, इसके वाला माइनस चल जाएगा उसके वाले प्लस के साथ। तो यहाँ पे ए जब गया है हमारा डी के साथ तो इसने प्रोडक्ट में क्या बना दिया ए डी, एंड बी हमारा चल गया है इस सी के साथ तो इसने क्या बना दिया बी सी। तो ये जो लेफ्ट वाली साइड होती है एरो के, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, एंड जो राइट वाली साइड होती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, जिधर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होंगे हमारे वो हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पे, जो कि है चार्ज बैलेंस। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं उनमें क्या होता है ना, चार्ज बैलेंस रखना होता है हमें, है ना। चार्ज बैलेंस मतलब अगर ए बी एक साथ बैठे हैं यहाँ पे तो इन दोनों पे सेम चार्ज होना चाहिए, यानी ए के ऊपर अगर +1 है तो बी के ऊपर -1 होगा, है ना, -1। ऐसे ही अगर ए के ऊपर यहाँ पे 1 प्लस है और बी के ऊपर है -2 तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमें ए के ऊपर भी चाहिए +2 होना, है ना। अभी यहाँ पे है +1, हमें चाहिए +2 ताकि -2 के साथ बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए वाले के 2 एटम्स ले लेंगे, मतलब ए वाले के ऊपर 1 प्लस है तो हम अगर 2 ए ले लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, एंड बी पे ऑलरेडी क्या है -2, तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया है चार्ज। ठीक है, अब अगला केस लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी, ए के ऊपर है +3 एंड बी के ऊपर है -3, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है यहाँ पे, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर ए यहाँ पे होता हमारे पास जिस पे चार्ज होता +1 एंड दूसरा बी जो है उसके ऊपर है चार्ज -3, तो ये बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए वाले के 3 एटम्स लेने पड़ेंगे +3 चार्ज बनाने के लिए, क्योंकि एक के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एटम लेने के बाद इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, एंड बी के ऊपर तो ऑलरेडी -3 है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पीरियोडिक टेबल। याद करने के बाद तुम्हें फिर क्या चीजें यहाँ पे हेल्पफुल होंगी। तो जब तुम पीरियोडिक टेबल को याद कर लोगे तो जो पूरे के पूरे ग्रुप्स होते हैं वहां पे, उसमें कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है उसकी पूरी की पूरी फर्स्ट लाइन में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब पे चार्ज होता है +1। सेकंड वाली ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन पे चार्ज होता है +2। उसके बाद बीच में 10 ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनको कहते हैं ट्रांजिशन ग्रुप्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, तुम्हें चलना है सीधा 13th ग्रुप पे। तो 13th 14th ऐसे करते करते तुम्हारे 18th तक ग्रुप हैं, लेकिन चार्ज कंटिन्यूएशन में चलेगा +1 +2 +3। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं आने वाले हैं कि जो तुम्हें याद करने पड़े पर्टिकुलरली। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, चार्ज +3। देन नेक्स्ट वाले 14th ग्रुप पे चार्ज आएगा +4। अब एक बात तुम्हें बता दूं, यहाँ पे +4 है मैक्सिमम चार्ज, यानी पहले +1 +2 +3 +4, देन ये निगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा वापस से। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ग्रुप में चार्ज हो जाएगा -3, देन अगले वाले में जाएगा -2, देन हो जाएगा -1, एंड लास्ट वाला जो ग्रुप होता है नोबल गैसेस का, उनमें क्या हो जाएगा 0 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इनको कहते हैं नोबल गैसेस, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। जो 17th ग्रुप होता है इनको कहते हैं हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का मतलब साइंस के लैंग्वेज में होता है सॉल्ट, एंड जेंस का मतलब होता है जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, यानी इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और इसी वाले ग्रुप के अंदर तुम्हें आयोडीन भी देखने को मिलता है, और आयोडीन का सबको पता होता है कि वो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें इस तरीके से अगर ये ग्रुप याद है तो तुम्हें वैसे भी याद रह जाएगा कि आयोडीन वाला जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये हेलोजेंस इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6th टॉपिक की, जो कि है कुछ चार्जेस जिनको तुम्हें याद रखना है अगर तुम्हें इजीली यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और रिएक्शंस को बिना याद करे सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है NO3, इसको कहते हैं नाइट्रेट, इस पे चार्ज होता है -1। ये है OH जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, और इस पे भी चार्ज होता है -1। देन आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, इस पे चार्ज होता है +1, और ये फर्स्ट लाइन में आता है इसलिए तुम्हें याद भी रह जाएगा। इसके बाद आता है SO4, ये होता है सल्फेट, एंड इस पे चार्ज होता है -2। कार्बोनेट पे भी चार्ज कितना होता है -2, कार्बोनेट होता है CO3। ठीक है, इसके बाद आता है जिंक एंड लेड, जिंक और लेड दोनों पे चार्ज होता है +2। ठीक है, इसके बाद बात आती है हेलोजेंस की। हेलोजेंस वो वाली लाइन है जिसमें सब पे कितने चार्ज होते हैं, -1 चार्ज होते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन यानी ये वो सोल्ट वाला ग्रुप है जिसमें
हेलो यानी सोल्ट, एंड जेंस मतलब फॉर्मेशन, सोल्ट फॉर्मेशन जो करते हैं। इसके बाद आता है HCO3। HCO3 होता है बाइकार्बोनेट और इस पे चार्ज होता है -1। तो ये सारे जो यहाँ पे मैंने तुम्हें आयंस बताए हैं तुम्हें याद करने हैं ताकि तुम इजीली प्रोडक्ट बना सको खुद से। तुम्हें पता होगा कि किस पे कितना चार्ज है, तो तुम चार्ज बैलेंस करके गैस कर सकते हो कि क्या प्रोडक्ट वहां पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि रिएक्शंस में कैसे ही अप्लाई होंगे चार्जेस वाली चीजें। जैसे कि तुम्हें रिएक्शन दी जिंक प्लस PbSO4 क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे तुम्हें पहले से ही पता है कि जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2 एंड यहाँ पे PbSO4 ऐसे ब्रेक होगा तो Pb पे चार्ज होगा +2, SO4 यानी सल्फेट पे चार्ज होगा -2। तो इधर की साइड तो प्लस है, इधर की साइड प्लस और माइनस दोनों है, तो ये वाला प्लस तो जाएगा दूसरी साइड के माइनस के साथ यानी SO4 के साथ। तो जिंक तो चला गया, Zn तो चला गया SO4 के साथ, ZnSO4 बना दिया इसने। यहाँ पे Pb जो है उसको उधर की साइड कोई माइनस वाला नहीं है तो ये क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो Pb को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में। नेक्स्ट चलते हैं, जब जिंक को हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, तो जिंक पे तो तुम्हें चार्ज पता है +2 होता है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के एटम पे होता है +1। तो यहाँ पे तो 2 एटम प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा टोटल। और SO4 पे चार्ज होता है -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये +2 हो गया, -2 ऐसे जब ब्रेक होंगे तो जिंक जो है वो तो चला जाएगा इधर वाले माइनस वाले के साथ, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके लिए कोई बचा नहीं है दूसरे साइड में, तो वो रह जाएगा अकेला। तो जिंक किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, तो ये बना हमारा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन रह गया अकेला। तो इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं लेड नाइट्रेट वाले केस की। यहाँ पे है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो Pb पे चार्ज होता है +2 एंड NO3 नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1 और यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, 2 हैं, यानी इस पे चार्ज कितना है टोटल फिलहाल -2, यानी ये बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट। जब इसको Ki के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Ki ब्रेक होगा तो इस पे K पे होता है +1 क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में होता है एंड I पे होता है -1। ठीक है, ये हेलोजन वाले ग्रुप का है। तो इसके वाला प्लस जाएगा उसके वाले माइनस के साथ एंड इसके वाला प्लस जाएगा इसके वाले माइनस के साथ। तो Pb किसके साथ जाएगा, I के साथ। तो यहाँ पे Pb गया जब I के साथ तो I के ऊपर तो होता है -1 और Pb के ऊपर होता है +2। तो ये तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो हमें I कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाए टोटल -2 हो जाए, क्योंकि एक I के ऊपर चार्ज कितना है -1। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, PbI2। बाकी K हमारा किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा। K किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ, और K पे चार्ज होता है +1 और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, KNO3। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से तुम चार्ज बैलेंस करके खुद से प्रोडक्ट लिख सकते हो बिना याद करे रिएक्शंस को। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो तुम चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कर सकते हो कमेंट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।